हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। अकाउंटेंसी आप मेरे साथ कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स हम कर चुके हैं अकाउंटेंसी में। एक बार हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बेसिक अकाउंटिंग के थे, चाहे वो मिडल अकाउंटिंग के थे, चाहे वो हायर लेवल अकाउंटिंग थे, सब हम एक एक बार ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो भी इंपॉर्टेंट है। अब डेप्रिसिएशन हमने दोबारा से रिवीजन इसका शुरू किया था, दोबारा से इसके क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे डेप्रिसिएशन के, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आपने हमारा अभी अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है और आपने नहीं किया, तो आपने ये कोर्स नहीं लिया है, तो इंटरनल ऑडिटर का पूरा कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स, है ना, सिलेबस में जो भी कुछ है वो अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसी के बारे में डिटेल जो है लेक्चर एंड होने में मैं आपको और डिटेल में आपको इसको इस कोर्स के बारे में आपको बता दूंगा। तब तक के हम पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का पहला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बाय ट्रांसफर टू द, कहां पे ट्रांसफर? डेप्रिसिएशन अकाउंट को हर साल क्लोज किया जाता है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसको हर साल हम क्लोज करते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, बोला साल के एंड में जब हम क्लोज करेंगे तो उसका क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल देंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, या कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, ये आपको बताना है। ए, बी, सी, डी आपको समझना है। ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एक साल में, वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होती है। बार बार मैं आपको बोलता हूं कि नॉन कैश एक्सपेंस होती है, और ये नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए उसको कैसे क्लोज करेंगे? हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसे डेबिट कर देंगे। ना तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में हम दिखाते जरूर हैं, बैलेंस शीट में लेस करते हैं वो सारा उसकी वैल्यू, लेकिन वो आपने, उसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स्ड एसेट में डाल दिया हमने उसको। हम डालते कहाँ हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट में डालते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। इसलिए पजल नहीं हो जाना कि हम तो फिक्स्ड एसेट में बैलेंस शीट से लेस कर देते हैं। उस ट्रीटमेंट से आपने इसमें पजल नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। वो बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको सिखाई जाती है। वैसे तो जितनी भी डेप्रिसिएशन लगती है वो क्या करते हैं, हम उसे एक्यूमुलेट करते हैं, और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, उसमें उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं। ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में भी और पहले भी, तो आपको ध्यान रखना। लेकिन उसकी जो डेप्रिसिएशन है हर साल की, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालते हैं, और ऐसे वो क्लोज हो जाती है, और कहीं भी नहीं डालते हैं, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, which of the following is true? Depreciation cannot be provided in case of loss in a financial year. Depreciation is recorded at the time of sale of an asset. Accumulated depreciation account has a debit balance normally. A and C दोनों ही ट्रू हैं। तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर आप बताओ मुझे क्या आंसर है इसका, ठीक है। देखते हो, देखो किस किस का सही है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा तो आपका मैच हो जाएगा, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर। डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस नॉर्मली। ये तो बिल्कुल गलत है, ये प्रोविजन होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है वो एक प्रोविजन होती है, और जो भी प्रोविजन होती है वो आपका क्या होता है, उसका हमेशा, कोई भी प्रोविजन हो, रिजर्व हो, फंड हो, उनका सबका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है नॉर्मली। तो ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हो गई तो ए और सी, मतलब ये भी, ये वाली ऑप्शन भी नहीं बनेगी वैसे, अगर ये आपको पक्का शो हो रहा है क्वेश्चन में कि ये फॉल्स है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अ लॉस, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। लॉस हो, प्रॉफिट हो, डेप्रिसिएशन को तो आपने डेबिट करना ही करना है, नॉन कैश एक्सपेंस है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आई होप आप सबको मालूम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। बताओ जरा मुझे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। तब तक इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा। इसका आंसर है
एप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। जब एसेट बेचेंगे तो अगर उसमें कोई एप्रिसिएशन हुई थी तो उस एप्रिसिएशन को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम एसेट की सेल करते हैं तभी रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा हम उस पे उसको कहीं भी उसका यूज नहीं रहता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा ये डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब ये होता है चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, इसको दिखाना ही दिखाना है, और ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यूज की जाती है, और इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाती है। और अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो तो उसका मतलब होता है जब प्रॉफिट हो गए, मतलब नेट प्रॉफिट आ गए, अब नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी चीजें जो है एप्रोप्रिएटेड टू प्रॉफिट होती हैं, उसका मतलब होता है अगर तो प्रॉफिट होगा तो फिर ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो बांट दो, प्रॉफिट नहीं हुआ सफिशिएंट तो फिर वो नहीं देनी होती। ठीक है, लॉस के केस में वो बिल्कुल नहीं देनी जितनी भी एप्रोप्रिएशन होते हैं। बट डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसलिए इसको चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, इसको तो देना ही पड़ेगा। अब 3 इयर्स लीज हुई है 4 लाख रुपीस की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, रेफरेंस टू सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू आ गई इतनी, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी किया था, कुछ ऐसा था, लेकिन वो सिंकिंग फंड से रिलेटेड नहीं था, दूसरा मेथड था, लेकिन फिर भी करने का तरीका वही रहेगा। टेबल से वैल्यू दे रखी है, अगर ना दे रखी हो, मतलब आपके पेपर में तो दे ही रखी होगी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आपको लॉग टेबल आई डोंट थिंक मिलते हैं। तो लॉग टेबल हो तो उसमें हम 5% में सिंकिंग फंड टेबल में वैल्यू देख लेते हैं और फिर उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 4 लाख वैल्यू दे रखी है, उसको 0.317 जो ये वैल्यू दे रखी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। एनओटी वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंकिंग फंड टेबल से वैल्यू देख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये ए। ठीक है, 126883। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऐसे दिया होगा आपको तो आपको उसको क्या करना है, ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, चाहे वो फिर इस मेथड में हो चाहे फिर मेथड दूसरा हो। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू एन्युटी वैल्यू कर देते हैं, बहुत इजी है अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है ये कौन सा अकाउंट होता है, किस तरह का अकाउंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। रियल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इनमें से कौन सा अकाउंट है ये आपको ध्यान रखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट नहीं है, ये भी नहीं है, नॉर्मली सारे अकाउंट होते हैं, ये है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब होता है ये अकाउंट किसी और एसेट के अकाउंट से रिलेटेड है इसलिए बनाया जा रहा है। तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा रहे हो आप तो वो मशीनरी से रिलेटेड होता है। अगर आप फर्नीचर पे लगा रहे हो तो फर्नीचर से रिलेटेड होता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी होती है, वो सन्ड्री डेटर से रिलेटेड होती है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे एसेट के ऊपर की वजह से बन रहा होता है, किसी दूसरे एसेट, जैसे सन्ड्री डेटर में हम प्रोविजन फॉर डेटर बना लेते हैं, फिर ये डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ये मेन एसेट से रिलेटेड होता है। तो ऐसा कोई भी अकाउंट हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखनी है टर्म अगर आ जाए तो। इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट सिंस एसेट हैव नॉर्मल डेबिट बैलेंस, दिस वुड हैव अ नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस। ये हमें मालूम ही है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी भी प्रोविजन का, रिजर्व का, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी प्रोविजन हो, रिजर्व हो, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्रिसिएशन ऑफ लैंड 10 लाख टू 20 लाख will be recorded in books of accounts only at the time of dash of the land। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने शुरू के क्वेश्चन ध्यान से सुने थे
तो इसका आंसर आपको फटाफट से बता देना चाहिए और ऑलमोस्ट सभी का ठीक होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। एप्रिसिएशन हुई है लैंड की 10 लाख से 20 लाख। अब ये जो रिकॉर्ड करनी है हमें कब करनी है? सेल ऑफ एसेट पे करनी है, बैलेंस शीट बनाएंगे एट द ईयर एंड तब करनी है, एसेट को कहीं मॉर्गेज करने जाएंगे तब रिकॉर्ड करनी है, या ए और सी दोनों हो सकता है। इन दोनों में से दोनों ही टाइम पे, इस पे सेल ऑफ एसेट पे भी और मॉर्गेज ऑफ एसेट पे भी दोनों ही टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। आपको बताना है कि ये एप्रिसिएशन जो है, ये जो एप्रिसिएशन है लैंड के ऊपर, इसको हम रिकॉर्ड कब करेंगे? फटाफट से बताओ आंसर, ये तो बता देना चाहिए सबको, इजी है, अभी किया हमने स्टार्टिंग में। तो जो एप्रिसिएशन है आपकी, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट है, ये कब रिकॉर्ड होती है? सेल ऑफ एसेट। बाकी और किसी भी टाइम पे हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली जब एसेट बेचेंगे तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा किसी और टाइम पे नहीं करेंगे। अब कंपनी पेड 10 लाख फॉर अ कॉपीराइट ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल का कॉपीराइट ले लिया हमने किसी का, बुक का ले सकते हैं, कोई सीडी मूवी का ले सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड। अब 10 साल के लिए कॉपीराइट लिया था, नॉर्मली इतना लंबा होता नहीं है, 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर 3 ईयर इसके लिए इतने टाइम के लिए होता है, बट स्टिल चलो, अब क्वेश्चन में दिया 10 ईयर तो 10 ईयर मान लेंगे। अब कहते हैं कि ये जो हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, डिप्लीशन बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। इन चारों में से कौन सी टर्म इसके लिए यूज की जाएगी? ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है ये जो 10 लाख स्पेंड किया है इसको क्या बोलेंगे। क्वेश्चन में कहा है प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ दिस 10 लाख इन 10 ईयर्स, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। नॉर्मली जब हम एसेट को वैल्यू कम करते हैं हर साल तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, डिप्लीशन बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। ये तो पक्का ही नहीं बोलेंगे। ये तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम इस 10 लाख को बोल सकते हैं, जो हमने 10 लाख अभी खर्चा किया है, कि ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या एक ये फिक्टिशियस एसेट है। लेकिन ये राइट ऑफ करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। कोई भी आपका, सॉरी ये है ना, ये सॉरी ये फिक्टिशियस एसेट नहीं था, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है ना, तो पेटेंट राइट लिया ना, हाँ कॉपीराइट है, सॉरी, तो ये क्या है आपका? फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है। तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो पेटेंट राइट हो, कॉपीराइट हो, उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो उसको हम ना डिप्लीशन बोलेंगे ना डेप्रिसिएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट नहीं है ये, तो ये तो वैसे ही ये भी नहीं है ना, क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। ध्यान से समझना, दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं आपको अगर कंफ्यूजन है कोई तो। 10 लाख जो अमाउंट है, इससे तो बन रहा है आपका, क्या बन रहा है? एक इंटेंजिबल एसेट बन रहा है। तो ये इंटेंजिबल एसेट बन रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हम 10 साल में इसकी वैल्यू को हर साल कम करेंगे, लाख, 1-1 लाख रुपए हर साल कम करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, उस प्रोसेस को हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉपीराइट, अमोर्टाइजेशन ऑफ, जो एग्जैक्ट टर्म यूज की जाती है वो ये है, amortization of goodwill, general reduction in value of intangible asset over its useful life is known as amortization of goodwill। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है जी, रीड करेंगे क्वेश्चन को केयरफुली। तो क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू चेंज इन डेप्रिसिएशन पॉलिसी। हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी चली आ रही है, हमने कंसिस्टेंट अप्रोच रखनी पड़ती है, ये नहीं कि हर साल चेंज कर लिया, हर दूसरे तीसरे महीने चेंज कर लिया। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर पॉलिसीज, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉलिसीज जब हमने उसकी कन्वेंशन असम्पशंस की थी, वहां पे पढ़ा हुआ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो कहता है अगर हमें किसी बात पे, किसी रीजन पे अगर हम चाहते हैं अपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी को
चेंज करें, तो इनमें से कौन सी ऐसी रीजन है जिसकी वजह से हम चेंज नहीं कर सकते? रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टैट्यूट, compliance with the accounting standard, better representation of financial statement, showing higher profits। इनमें से कौन सी ऐसी रीजन है जो जिस बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर चेंज इन डेप्रिसिएशन पॉलिसी? है ना, क्या हो सकता है? देखो, इसका मतलब होता है लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई तो भैया करना पड़ेगा चेंज, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंप्लाई के अकॉर्डिंग अगर आपका अभी तक का मेथड नहीं था तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको उसको करना पड़ेगा, तो फिर डेप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज करनी पड़ेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपका डेप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर हो जाती है तो यस यू कैन चेंज। हायर प्रॉफिट दिखाने के लिए ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि हमें प्रॉफिट हायर दिखाने हैं तो इसलिए आप डेप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज कर दो। दिस कैन नॉट बी अ रीजन, ये अलाउड नहीं होता है। दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, नॉट अ वैलिड ग्राउंड कि आप डेप्रिसिएशन पॉलिसी को चेंज कर दो। इनमें से जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा कि ये। क्यों? बिकॉज आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड। और कौन सा ग्राउंड होता है? ये ग्राउंड होता है चेंज करने का, ये भी ग्राउंड होता है और ये भी ग्राउंड होता है चेंज करने का। तीनों चारों जो है वो चेंज करने के लिए जो है आप यूज कर सकते। ठीक है। द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट of an asset yet to be allocated is known as written down value, accumulated value, realizable value, salvage value। इनमें से कौन सी वैल्यू है ये? द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट yet to be, the portion of acquisition cost yet to be allocated is known as। देखो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू तो आज तक की जितनी डेप्रिसिएशन उस एसेट पे लगी है उसको बोला जाता है, वो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कह सकते हो आप उसको। ठीक है। रिलाइजेबल वैल्यू, जिस पे आपका एसेट की मार्केट वैल्यू, जिस पे वो बिक रहा है, जिस पे वो सेल हो सकता है, उसको रिलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे। सैल्वेज वैल्यू बोल सकते हैं, यूज करने के बाद एंड में जो स्क्रैप बचेगा उसको आप कह सकते हो सैल्वेज वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू इज द पोर्शन जो अभी तक आपने एलोकेट नहीं किया है। ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब जिस पे आपने एक्चुअल में खरीदा था। तो अगर 20 लाख का आपने एसेट खरीदा था, 20 लाख का, 2 लाख का, जो भी आपका अमाउंट आप लेना चाहो, तो ये अमाउंट है, इसको कहेंगे एक्विजिशन कॉस्ट। इसमें क्या रहता है? इसमें हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसको एक तरह से इकट्ठा करते रहते हैं। तो जो आपने डेप्रिसिएशन लगाते जाते हो, इसका मतलब होता है उसको आप उस एसेट को आप एलोकेट करते जा रहे हो, उस रिसोर्स को उतना आपने हर साल एलोकेट कर दिया। तो डेप्रिसिएशन के बाद जो बच जाता है ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ये है कि अभी हमने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए यूज नहीं किया है, तो मींस इट हैज नॉट बीन एलोकेटेड, मींस येट टू बी एलोकेटेड। तो इसलिए बनेगी आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है जी। अब आए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट सफर डेप्रिसिएशन? इजी है बहुत। कौन सा ऐसा एसेट है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगती है? इनमें से प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, एंटीक, नेचुरल रिसोर्स। फटाफट से इसका आंसर कर दो। आई थिंक ये तो ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट डज नॉट सफर डेप्रिसिएशन? इनमें से किस में? इस पे तो लगती है, कंप्यूटर पे भी लगती है, नेचुरल रिसोर्स पे डिप्लीशन होता है ना, ये डिप्लीट होते हैं। जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे नेचुरल रिसोर्स को, वो डिप्लीट होने लग जाएगा, जैसे कि कोल माइंस होते हैं आपके। क्या नहीं होता जिसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं होती? वो एंटीक में। एंटीक जितना पुराना होता जाएगा उतनी वैल्यू उसकी
क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। उसकी वैल्यू ही इसलिए है क्योंकि इट इज फ्रॉम वेरी वेरी पास्ट, है ना, बहुत ज्यादा पहले से है, पुराना है बहुत, जितना तो इसलिए जितना टाइम जो है वो उसका इंक्रीज होता रहेगा उतनी ही एंटीक की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो अब इसको डज नॉट सफर डेप्रिसिएशन बोला है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो बाय द टाइम एप्रिशिएट होते हैं। तो एंटीक हो गया, ऐसे ही जो आपकी बिल्डिंग लैंड होती है, नॉट बिल्डिंग लैंड होती है, उसकी भी वैल्यू जो है वो नॉर्मली एप्रिशिएट ही होती है, बढ़ती ही है। या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो डेप्रिसिएशन उस पर लगती नहीं है। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years इज ₹10 lakh, ठीक है, एंड स्क्रैप वैल्यू इज 1 lakh। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर शुड बी, डेप्रिसिएशन निकालनी है पहले साल की, ऑप्शन दे रखे आंसर के। अब डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की निकालनी है। अब यहां पे जो चीजें आपको दे रखी हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं किस मेथड को आप यूज करेंगे, इतने सारे मेथड है आपके पास, तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट में। उसका फॉर्मूला अगर आपको मालूम है डेप्रिसिएशन का, तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। फटाफट से वैल्यूज डालो, 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ, 5 साल। फटाफट से इसकी डेप्रिसिएशन निकालो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर क्या बनेगा ये बताना फटाफट से आपने, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका ये बी, 1,80,000। अच्छा, अब यहां पे डेप्रिसिएशन दी होती मान लो 10% पैसे, तो मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं कि अगर मैं बोलूं 10% से आपसे क्वेश्चन पूछूं, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो मुझे बताओ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से और स्ट्रेट लाइन मेथड से फर्स्ट ईयर में क्या डेप्रिसिएशन में कोई चेंज आएगा पहले साल? सोचो जरा, बताओ मुझे। क्वेश्चन मैंने बोला 10% जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, दो मेथड नॉर्मली यूज होते हैं, ऐसे तो और भी किए हमने, पर नॉर्मली यूज होते हैं। तो इनमें से क्या किसी भी मेथड को अगर हम फॉलो करें, मतलब दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करें, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन में क्या कोई चेंज आना चाहिए, मतलब अलग अलग आएगी या सेम आएगी पहले साल? सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि दोनों में से कोई मेथड यूज करो, फर्स्ट ईयर में एसेट की डेप्रिसिएशन सेम आती है, सेकेंड ईयर से वो दोनों की वैल्यू में फर्क होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो रिटर्न डाउन पे लगती है, मतलब अगर मैंने 10 लाख का एसेट खरीदा था तो वो 10 लाख पे ही लगेगी। लेकिन अगर रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करें, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा कि हर साल की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर को छोड़ दें तो बाकी सभी ईयर्स में डेप्रिसिएशन में जो है वो आपका डिफरेंस आएगा। अब देखो कुछ कोर्सेज है हमारे, जैसे पंजाबी का कोर्स है, इसकी भी डिटेल में और बताता हूँ। ये 500 रुपीज में आपको ये कोर्स जो है ये मिल रहा है। अगर आप पंजाबी की लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑल्सो। और हमारा भी जो कोर्सेज हैं उनके उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको देखो बता देता हूँ। देखो ये जो हमारे कोर्स की बिल्कुल डिटेल है, देखो ये फुल कोर्स है, 5,000 रुपीज में जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो एक सेकंड, हाँ जी, ये आपका हमारा क्या है, इंटरनल जो हम रेवेन्यू अकाउंटेंट कर रहे हैं, आपका कोर्स है एग्जाम का, तो इसका पूरा कोर्स जो है वो 5,000 में अवेलेबल है। और इसके अंदर देखो आपको क्या क्या मिलेगा, 138 लेक्चर्स हैं, 95 टेस्ट हैं, 212 पीडीएफ हैं। आप मटेरियल की बात करो तो इतने जो हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं हमारा, तो आपकी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। वैसे तो मैं
आपको सिर्फ यही बता रहा था पहले कि हाँ आप ले लो, बट एक थोड़ी सी डिटेल देखो आप कि 5000 रुपीज में आपको मिल रहा है, ठीक है, और इतने वीडियो लेक्चर्स हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है वो इसमें, मतलब जो सब्जेक्ट आप, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, वो सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको जो है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई इंक्वायरी है, यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस साइट ऑल्सो, abhimanyu.abhimanyu.com, यहाँ जाकर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स होंगे, वहां से आप कर सकते हैं। फिर देखो, अगर आपने पूरा कोर्स जो है ऑलरेडी ले लिया था, या आपकी ऑलरेडी तैयारी है और अच्छे से, और आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें देखो सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इकोनॉमिक्स कवर हो रहा है आपका, ठीक है, कंपनीज एक्ट, फाइनेंस, ऑडिटिंग, अप्लाइड लॉज आ गए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंपनीज एक्ट, मतलब आप जो टेस्ट चाहें हर तरह के, देखो मॉक टेस्ट भी हैं, तो सारे हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का भी जैसे हमारा है, अगर आप कोई भी कंपनी है कुछ भी करना चाहें, तो अभी ऑलरेडी 268 स्टूडेंट्स जो हैं प्लस, जो है ऑलरेडी ये टेस्ट लेके इसका बेनिफिट जो है वो उठा चुके हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट टाइम होता है, और उसके बाद अगर आपकी टेस्ट में कोई इंक्वायरी भी है तो आप उसमें डाल सकते हैं, एंड आई विल रिवर्ट टू इट, है ना। जो भी, जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप जो है वो आप इसको जो है आप चूज करेंगे, तो स्पेसिफिक जो भी, चाहे कॉस्टिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट लेंगे, उसके अंदर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट भी है तो यू कैन पुट दैट डाउट टू जो भी हमारा रिस्पेक्टिव टीचर है, दे विल आंसर दिस। और ये जो पंजाबी वाला मैं आपको कह रहा हूँ 500 में, इसमें एक ट्रायल डे भी आपको अवेलेबल है, तो पंजाबी लैंग्वेज के लिए भी आप जो है कोर्स अगर लेना चाहें तो ये 500 रुपीज में यू कैन टेक इट। अब देखो, आज के लिए हमने इतना ही करना था, और हमने डिप्रेशन का टॉपिक जो है वो चूज किया आज, उसके क्वेश्चंस किए। आई होप आपके लिए ये सेशन जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक करना तो यू कैन टेक्स्ट मी, और आप कमेंट में डाल सकते हैं यूट्यूब में। और कोई भी इंक्वायरी आप कोर्स से रिलेटेड करना चाहें तो उसके लिए यू कैन डू इंक्वायरी, और नंबर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।